दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल से, जिसका नाम है एथिकल एंड मैनेजरल स्किल फॉर इंजीनियर्स। अब इसके बारे में हम लोग चीजें क्या समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टॉपिक दिया वो हमें टीम बिल्डिंग वाला दिया है। तो टीम बिल्डिंग मतलब होता क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टीम बिल्डिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टास्क या फिर कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, जब अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक साथ लेकर आते हैं ताकि हम जो डिसाइड किया हुआ जो गोल है या फिर जो टास्क है उसको अचीव कर सके। इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन क्या स्टूडेंट्स का कंडक्ट क्या करवाना है, ठीक है, उसके लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बीट ट्रिपल ई की टीचर्स को बुलाऊंगा, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की टीचर्स को बुलाऊंगा, एक पीसीई की टीचर्स को बुलाऊंगा, ठीक है, एक फिर उसकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टीचर्स को बुलाऊंगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ये अलग अलग इंडिविजुअल्स है, सही बात है, उन सभी को क्या लेकर आ रहा हूँ मैं, एक साथ लेकर आ रहा हूँ, उनका क्या बना रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है, एक ग्रुप बना रहा हूँ ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा गोल है क्या, फर्स्ट सेमिस्टर का जो एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से हम क्या प्रिपेयर करवा सके। ठीक है, तो इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टीम बिल्डिंग। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा टीम बिल्डिंग मतलब क्या होता है। जब कभी भी हम क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक साथ लेकर आते हैं, उनका एक ग्रुप फॉर्म करते हैं ताकि हम क्या कर सकते हैं, मिलजुल कर एक पर्टिकुलर जो टास्क है या फिर जो गोल हमने डिसाइड किया उसे अचीव कर सके। उसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर टीम बिल्डिंग के 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मिंग होता है, एक स्टॉर्मिंग होता है, एक नॉर्मिंग होता है, एक परफॉर्मिंग होता है और एक एडजर्नमेंट होता है। फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मिंग अगर मैं बात करूं तो टीम बिल्डिंग का सबसे पहला स्टेप होता है जहां पर जो मेंबर्स होते हैं, टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में वो समझते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, ये सभी को पहचानते हैं। इसी पहले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग क्या है, पहला स्टेज है जहां पे जो टीम मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, किस एक दूसरे से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या थ्रेट्स है, क्या चैलेंजेस है उसके बारे में उनको आइडिया मिलता है। फिर क्या आता है, स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे जो टीम मेंबर्स होते हैं, टीम मेंबर्स में आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे के डिसीजन को लेकर क्या होते हैं, अगेंस्ट में होते हैं। ठीक है, उन सभी की जो राय होती है एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं। फिर क्या आता है, नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं अब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी हमने देखा कि पहले में क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरे स्टेज में क्या होता है, दूसरे स्टेज में उन सभी के बीच में क्या एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, डिसअप्रूवल होता है। तीसरे स्टेज में ये सभी डिसएग्रीमेंट डिसअप्रूवल पे वो काम करना क्या शुरू करते हैं और एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन बनाने की क्या कोशिश करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मिंग बोलते हैं। फिर चौथा क्या आता है, परफॉर्मिंग, जहां पे उन सभी क्या होता है, मैच्योर हो जाते हैं कि भाई अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा 19-20 हो रहा है तो मुझे यहाँ पे एडजस्ट कर लेना चाहिए, मतलब थोड़ा मेच्योर होने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया। और जो उनका जो पर्टिकुलर गोल होता है या फिर जो पर्टिकुलर टास्क होता है उसे अचीव करने के लिए वो काम करना यानी परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और फिर एडजर्निंग मतलब क्या होता है, क्या वो गोल के लिए काम करे, टास्क को परफॉर्म करे। जब वो टास्क क्या होता है, अचीव हो जाता है, फिर ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं क्या वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी चीज को हम लोग क्या एडजर्निंग बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का है, उसके लिए प्रिपेयर करना है। मैं अलग अलग टीचर्स को बुला रहा हूँ, सही बात है। अब अलग अलग टीचर्स को बुलाया तो पहला स्टेज क्या होता है, फॉर्मिंग होता है, जहां पे अलग अलग टीचर्स सब आएंगे, एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है, जाने का तो अब हो सकता है कि ये दोनों का एक दूसरे के ख्यालात मिलते जुलते हो, ये दोनों के भी मिलते हैं, लेकिन ये दोनों के इन दोनों से नहीं मिलते और जुलते, और ये दोनों के इन दोनों से मिलते ना जुलते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉर्मिंग। फिर क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या आता है, नॉर्मिंग आता है। अब नॉर्मिंग में क्या हो जाता है, नॉर्मिंग में 2 मिनट, हाँ हाँ, तीसरा स्टेज क्या आता है, नॉर्मिंग आता है। नॉर्मिंग में ये क्या करते हैं, नॉर्मिंग में ये एक दूसरे से क्या एक अच्छा खासा क्लोज रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, जहां पर ये सोचता है तू वहां पे 19-20 है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मिंग बोलेंगे। फिर ये मिलजुल कर क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प से ये कोई जो जो टास्क है उसको क्या अचीव करने के लिए अपना एक्टिविटी क्या परफॉर्म करना क्या शुरू करते हैं। अब एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अब फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन खत्म हो गई, तो ये अब और एक साथ रहेंगे क्या, नहीं, अब ये सब क्या हो जाएंगे, वापस अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजर्निंग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से एडजर्निंग आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेजेस क्लियर है। ठीक है, फिर आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब क्या होता है,
गोल सेटिंग मतलब जब कभी भी हम क्या करते हैं, ग्रुप्स को बुलाते हैं, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स को क्या एक साथ लेकर आते हैं और हमें क्या करते हैं, हम उनको एक पर्टिकुलर गोल दे देते हैं, एक पर्टिकुलर एम दे देते हैं कि इससे हमें क्या अचीव करना है। उसी चीज को हम लोग क्या गोल सेटिंग क्या बोलते हैं। अब गोल सेटिंग जहां पर एम्प्लॉयज को क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये पर्टिकुलर जो काम है हमें इतने दिन में खत्म करना है, हमारे पास ये रिसोर्सेज है, हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग क्या बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको उनके टास्क को क्या हेल्प करने में क्या सॉरी अचीव करने में क्या हेल्प करते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं गोल सेटिंग की। सबसे पहला क्या आता है, बेटर परफॉर्मेंस। जब गोल्स एम्प्लॉयज को क्लियरली पता रहेंगे तो उनको पता रहेगा कि भाई कौन सा टाइम हमें कितने टाइम में कितना काम करना चाहिए, कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा तो काम बहुत अच्छे से होगा, तो परफॉर्मेंस और अच्छे से जाएगी। फिर दूसरा आता है लर्निंग एंड ग्रोथ। अब उनको पता है कि हमारा गोल क्या है, अब गोल उनको पता है तो उनको पता ये रहेगा कि ये गोल को अचीव करने के लिए हमें ये स्किल चाहिए, हमें ये एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, अगर उनके पास वो स्किल होगा तो उसका यूज करेंगे, अगर नहीं होगा तो वो नई स्किल क्या लर्न करने की कोशिश करेंगे, ऐसे स्किल जो उनको गोल करने में गोल को अचीव करने में क्या हेल्प करेगा। फिर तीसरा क्या आता है, मोटिवेशन। कहीं ना कहीं जैसे जैसे वो गोल अपने एम या फिर गोल्स के नजदीक होंगे तो उनके अंदर क्या एक मोटिवेशन आएगा कि भाई अब गोल्स को हम अचीव करने वाले, तो वही बोला गया। फिर चौथा क्या होता है, एंगेजमेंट। ठीक है, कहीं ना कहीं जब गोल सेटिंग क्या किया जाता है, जब गोल दे दिया जाता है तो सारे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलना जुलना चालू करते हैं, एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते, एक दूसरे को कॉपरेट करना शुरू कर देते, कहीं तो एक दूसरे से क्या एंगेज होना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब। फिर क्या आता है, पांचवा आता है टाइम मैनेजमेंट। जब उनको गोल क्लियर है, जब उनको पता है कि इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं, ठीक है, तो वो क्या सॉरी टास्क कौन से हैं, तो वो उनके पास जो भी टाइम होता है उस टाइम में वो डिसाइड करते हैं कि भैया कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको पहले करना चाहिए और कौन सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, वो उनको क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया तो उस हिसाब से वो क्या टाइम मैनेज क्या कर पाते हैं। फिर क्या आता है, एथिकल कंसिडरेशन फॉर प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, इस ऑर्गेनाइजेशन में सुख शांति बनी रहे, हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाए, तो बीइंग एन एम्प्लॉयर, ठीक है, बीइंग अ टीम लीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप हर एक बंदे को क्या फेयरली ट्रीट करो। फेयरली ट्रीट मतलब क्या हो गया, एक जैसा ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि ये वाले बंदे को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ये वाले बंदे को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, ये वाले बंदे को क्या आप पूछ ही नहीं रहे हो। अगर आप ऐसे एक्टिविटीज करो तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, टीम में क्या फूट आना चालू हो जाएगी और आप कभी भी आगे, आपकी जो टीम होगी वो कभी भी आगे बढ़ पाएगी क्या, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। समझ में आ गया। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हम जितने भी हमारे टीम में मेंबर्स हो या फिर हमारे आजू बाजू जितने भी मेंबर्स हो उन्हें हमें फेयरली ट्रीट करना है, हॉनेस्टी के साथ ट्रीट करना है, उनको उनके रिलीजन, रेस या फिर सेक्स के बेसिस पे हमें उन्हें ट्रीट करना नहीं है। फिर क्या है डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। वैल्यूज मतलब क्या होता है, वैल्यूज मतलब एक इंसान होता है, ठीक है, हर एक इंसान की अलग अलग चीज होती है, ठीक है। एक इंसान होता है जिसका मानना ये रहता है कि ये पर्टिकुलर चीज सही है और वो पर्टिकुलर चीज गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, अब लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते मुझे प्यास लग रही है, तो एक टीचर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू ये कहती होगी कि लेक्चर में पढ़ाते पढ़ाते टाइम बच्चों के सामने पानी नहीं पीना चाहिए, तो उसकी वैल्यू ये है कि पानी लेक्चर के टाइम पढ़ाते पढ़ाते बीच में पानी पियेंगे तो ये चीज क्या होती है, गलत होती है। समझ में आ गया। वहीं एक टीचर है जिसका क्या है, जो ये मानता है ठीक है अगर प्यास लग जा रही तो पानी पी लेना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये एक्टिविटी सही है। समझ में आ गया। तो वैल्यूज मतलब क्या होता है, एक पर्सनल बिलीफ होता है एक इंडिविजुअल का कि उसको क्या लगता है कि चीजें सही है कि गलत है, तो उसको हम लोग वैल्यूज बोलते हैं। एथिक्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर इंसान को क्या बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो उसे हमें किस तरीके से करना चाहिए, अगर कोई आपका पर्टिकुलर बिहेवियर है तो वो सही है कि गलत है, ये उनको बताया जाता है, तो उसको हम लोग एथिक्स बोलते हैं। फिर एथिकल प्रिंसिपल क्या होता है, एथिकल प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। जैसे टाइम कितने बजे आना है, काम कैसे करना है, ठीक है, छुट्टी कितने दिन माननी है, कितने दिन नहीं माननी है, ठीक है। फिर उसके बाद लंच कौन से टाइम पे होगा, फिर उसके बाद एक दूसरे से बातचीत कैसे करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करना है, अगर आपके साथ रूडली बिहेव कोई कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको किस तरीके से उसका हैंडल करना है। ये सभी सेट ऑफ रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स। एक ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, डिसाइड करती है। फिर क्या आता है, एथिकल यूज ऑफ एआई टूल। सही बात है।
आज अगर मैं बात करूं तो कई सारे एजुकेशनल टूल्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा सिक्योर रहना पसंद करती है, ठीक है। तो आज अगर मैं बात करूं, आज हम बहुत सारी चीजों के लिए क्या एआई सिस्टम्स यूज करते हैं, एआई टूल्स यूज क्या करते हैं। अब एथिकल यूज क्या बोला गया है कि जब कभी भी हम एआई टूल्स यूज कर रहे हैं या फिर एआई कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली एआई टूल्स में से, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में कंटेंट का प्रॉम्प्ट दिया, उधर कॉपी करते, कॉपी करके इधर पेस्ट करते और सीधा सीधा उसका प्रिंट निकाल के सबमिट क्या कर देते। क्या ये एथिकल यूज होगा? नहीं, ये एथिकल यूज नहीं होता है। तो वही बोला गया है कि हमें जितने भी एआई टूल्स अगर हम यूज करें तो उनका एथिकल यूज करना चाहिए। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने अपने हिसाब से उसके क्या मॉडिफाई करना हमें आना चाहिए, क्या चीज उसमें जरूरी है, क्या चीजें हमें नहीं जरूरी है, उसको निकालना, क्या छाटना हमें आना चाहिए। समझ में आ गया। फिर क्या बोला गया है, प्लेगरिज्म और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बनाया, मैंने एक ड्राइंग बनाई या फिर मैंने एक ऐसे लिखा, क्या लिखा मैंने, एक ऐसे लिखा। अब मेरा एक दोस्त है रामू, ठीक है, रामू को भी कॉलेज में बोला गया सेम टॉपिक पे ऐसे लिख के लाने के लिए, लेकिन रामू ने क्या किया, रामू ने खुद से लिखा नहीं, रामू ने खुद से नहीं लिखा, उसने क्या किया, उसने मेरे बैग में से ये ऐसे वाली बुक निकाली और ऐसे वाली बुक निकालकर उसने क्या किया, सब कॉपी कर लिया, ठीक है, और जाके क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो रामू ने क्या किया, रामू ने क्या, ये ऐसे कॉपी करने से पहले या फिर ये ऐसे की कंटेंट यूज करने से पहले क्या उसके ओनर से परमिशन ली। ओनर कौन था इस ऐसे का, मैंने लिखा, तो ओनर कौन रहेगा, मैं रहूंगा। तो क्या इसने परमिशन ली, नहीं ली। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। देखो यही बोला गया है। और साथ ही साथ उसने क्या किया, जब ऐसे सबमिट किया तो उसने क्या अपने टीचर को बताया कि टीचर ये जो ऐसे है ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरे दोस्त ने लिखा है। तो क्या उसने क्रेडिट दिया, नहीं, क्रेडिट भी नहीं दिया। तो इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म। मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या कहते हैं कि दूसरे किसी और के पर्सन के आइडियाज या फिर जो उसका काम होता है हम क्या करते हैं, हम उसको यूज करते हैं और उसको हम क्या प्रॉपरली क्रेडिट भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि मार्केट में कई सारे बुक्स होते हैं, कई सारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं जहां पे आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो पब्लिकेशन होती है, पब्लिकेशन क्या कहती है, उस पे कॉपीराइट क्या लेके रखती है, क्या लेके रखती है, कॉपीराइट क्या लेके रखती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसको क्या रिपोर्ट सबमिट करना था। अब उसने क्या, ये जो कॉपीराइट मटेरियल है जो पब्लिकेशन ने क्या किया, पब्लिश किया है, अब स्टूडेंट ने क्या किया, इसमें से सारे कंटेंट उठाए एज इट इज और उसको क्या यूज किया और यूज करके अपने कॉलेज में रिपोर्ट क्या सबमिट कर दी। अब यहाँ पे देखो, क्या इसने कॉपीराइट का क्रेडिट दिया, नहीं दिया, ये मटेरियल कॉपीराइटेड था, सही बात है। तो अब जब कभी भी हम क्या कहते हैं, हम किसी भी इंसान का, किसी भी कोई भी जो इंसान होता है, जब क्या कॉपीराइटेड मटेरियल क्या करता है, यूज करता है, और जो उसका कॉपीराइट ओनर होता है उससे बिना परमिशन के क्या करता है, यूज करता है, तो उस वो क्या होता है, एक तरह का ऑफेंस होता है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, जो कॉपीराइट होल्डर के अगेंस्ट वो क्या कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है, वो कॉपीराइट कंटेंट नहीं होता है, जब कभी भी हम किसी XYZ पर्सन के आइडियाज या फिर उसके काम को क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बिना उसको क्रेडिट दिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम कॉपीराइटेड मटेरियल क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बिना कॉपीराइट होल्डर के क्या परमिशन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या बोलते हैं। इतना क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेगरिज्म एंड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेचर क्या है, ये क्या होता है, एक एथिकल वायलेशन होता है, सही बात है ना, कि हमारे अपने या हमारे एथिक्स में क्या कि हम दूसरे के काम को चुरा ले और उसको क्रेडिट भी ना दे, तो ये कहीं ना कहीं हम क्या करें, लोगों के एथिक्स को क्या करें, वॉयलेट करें। ये क्या होता है, लीगल वायलेशन होता है, सही बात है। अगर कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट अगर कॉपीराइटेड है तो आपको उसको यूज करने के से पहले आपको क्या उसके ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लेते तो आप लॉ तोड़ते हो। फिर क्या फोकस, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑथरशिप, सही बात है ना। आप क्या करो, आप मेरा ऐसे जाके लिख रहे हो तो टीचर को तो लगेगा कि आप ओनर हो, लेकिन टीचर को कंफ्यूजन होगा कि आप ओनर हो, लेकिन ओनर कौन था असली में, तो इसको हमने क्या मिस इंटरप्रेट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ द कॉपीराइट होल्डर। ये कहीं ना क्या हो रहा है कि ये वायलेट कर रहा है क्या, कॉपीराइट रूल क्या बोलता है कि आप कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट बिना कॉपीराइट होल्डर के परमिशन के यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करें तो आप लीगली क्या कर रहे हो, लॉस को क्या तोड़ रहे हो, तो वही वायलेशन हो गया। फिर कॉन्सिक्वेंस,
रेपुटेशन डैमेज, एकेडमिक पेनल्टीज और जॉब लॉस। जब हम कभी भी किसी और पर्सन की क्या करते हैं आइडियाज को या फिर उनके चीजों को क्या उनके बिना परमिशन के या फिर उनको बिना क्रेडिट दिए यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी इज्जत गवा सकते हैं, हम हमारी जॉब जा सकती है या फिर हमें क्या कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती है। लेकिन वहीं जब आप कॉपीराइटेड कंटेंट बिना परमिशन के यूज करते हो तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपको कुछ फाइन भी पे करना पड़ सकता है या फिर आगे आपके अगेंस्ट क्या कंप्लेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है। डन, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गया। अब ये प्लेगरिज्म अप्लाई किस पे होता है, रिटर्न वर्क पे, आइडियाज पे और डिजाइन पे। लेकिन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किस पे अप्लाई होता है, म्यूजिक पे, बुक्स पे, मूवीज पे, सॉफ्टवेयर पे, इमेजेस पे, एक्सेट्रा पे क्या अप्लाई होता है। डन, तो यहाँ पे हमने एक और हमारा मॉड्यूल कवर कर दिया। आई होप सबको यहाँ पे चीजें समझी होंगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतिवीर एकेडमी लाइव चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।